ये जो है पोयम, इसका नाम है रेन ऑन द रूफ। फर्स्ट वी विल गो एंड सी हु हैज रिटन दिस पोयम। तो इट हैज बीन रिटन बाय पोएटिस काइनी। पोएटिस काइनी इज द नेम ऑफ द पोएट जिसने ये पोयम लिखी है। और पोयम का अगर हम एटलीस्ट जो नाम दे रखा है उस नाम को समझने की ट्राई करें तो बड़ा आसान सा नाम है, रेन ऑन द रूफ। रेन का मतलब पता है आपको, बारिश, और रूफ यानी कि छत, आपका छपरा, जो भी आपके घर के ऊपर छप्पर होती है उसको रूफ कहते हैं। तो उसके ऊपर बारिश गिर रही है। कभी आपने ऐसा सुना है क्या, मतलब ये आवाज़ सुनी है किसी ने भी? आप घर पे हो, ऊपर जो रूफ है, रूफ अभी अपने यहाँ पे जो रूफ है वो कंक्रीट के रूफ होते हैं, तो कंक्रीट रूफ में आपको ये आवाज़ नहीं आएगी। बट वो पुराने जो होते थे, या तो कह सकते हो માળિયા જેને કહેવાય ગુજરાતીમાં, આઈ એમ નોટ ગેટિંગ ધ રિયલ વર્ડ ફોર હિન્દી, તો માળિયાવાળા ઘર કાં તો પછી આપણે એને કહી શકીએ व्हाट वी कैन से परफोरेटेड आयरन शीट जो होती है, वो कर्ली जो आयरन की शीट्स होती है, वो कर्ली आयरन शीट्स की भी काफी छापरा मकान वाला। होते हैं। છાપરાવાળા, હા, એવા ઘર જોયા છે ને? એમાં ઘરમાં કોઈ દિવસ બેઠા હોય ને વરસાદ પડતો હોય એવું કોઈ દિવસ જોયું છે? હેવ યુ એક્સપિરિયન્સ સચ કાइंड ऑफ थिंग? હા સર, ગામમાં. હા, તે તો કરેલું જ હશે। યસ, તું તો છે આખું। और किसी ने एक्सपीरियंस किए? नहीं किए? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। बेसिकली ये उसी के बारे में है। यहाँ पे ये पोएट कुछ उसी तरीके का एक्सपीरियंस कर रहा है और हम देखते हैं कि उस एक्सपीरियंस के कारण पोएट के ऊपर क्या असर होती है, पोएट इसके बारे में क्या सोचता है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? Now, be ready for some of the difficult words or some of the words that you have never heard in your life before। कुछ ऐसे शब्द इसके अंदर आने वाले हैं, उन शब्दों का मीनिंग हम साथ में पढ़ते जाएंगे। डू लिसन टू द मीनिंग विच आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस मीनिंग्स। अगर आप मीनिंग्स को पकड़ लोगे तो सारा सेंटेंस का भी मीनिंग समझ में आ जाएगा, कंटेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पैटर शब्द है, हैव यू हर्ड दिस वर्ड पैटर? पैटर का मीनिंग पता है किसी को? अगर नहीं भी पता हो ना, तो जस्ट ट्राई टू गेस फ्रॉम द सेंटेंस। काफी बार बहुत सारे मीनिंग ऐसे होते हैं, मुझे भी होता है यार, मैं कोई इंग्लिश का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, फिर भी मैं कितने सारे नए वर्ड जब एनकाउंटर करता हूँ तो तभी मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका नाक, हाथ, मुंह, सेंटेंस का क्या है वो समझने की ट्राई करता हूँ, तो बीच वाला पार्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, किस दौरान ये बोला जा रहा है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उस हिसाब से पैटर का मीनिंग क्या होगा। कोई पैटर का मीनिंग गैस करने की ट्राई करो और अगर पता है तो डायरेक्टली बता दो। સર હું ગેસ કરું। हाँ कर। પેટર એટલે શું કહેવાય, આપણે છાપરામાં આવે ને ત્યાં ટક 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 વરસાદ यस, પડે ત્યારે। एग्जैक्टली, परफेक्ट। अगर आपने ये गैस किया था तो इट्स अ वेरी गुड गैस एंड एब्सोल्युटली करेक्ट गैस। एंड सच में गैस किया था ગેસ तो किया इट्स अ था। लर्निंग। हाँ, तो ये बाकी तीनों के लिए भी एक लर्निंग लेसन है। देखो कि अगर ये राधे ने गैस किया और वो भी सही गैस किया, तो सोच लो कि मतलब आप भी कर ही सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो उसने गैस कैसे किया होगा, तो सिंपल है, देखो वहां पे कुछ बोला लिसन, मतलब आप कुछ चीज सुन रहे हो, क्या लिसन कर रहे हो, तो क्या पैटर को लिसन कर रहे हो, किसके पैटर को? ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो रूफ के ऊपर जो सॉफ्ट ट्रेन आ रही है उसके पैटर को आप लिसन कर रहे हो। तो आप पैटर को लिसन कर रहे हो, तो पैटर शब्द का मीनिंग ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा ही होगा कि जब आप बारिश छपरे पर गिर रही है तो रूफ के ऊपर गिरने के कारण जो आवाज आ रही है उसको हम पैटर शब्द बोला जा रहा है। तो रिमेंबर दिस वर्ड पैटर। और यहाँ पे ग्रामर लेसन कम्स फॉर यू, फिगर ऑफ स्पीच। एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आप याद करोगे जिसका नाम है ओनो। सुना है ये वर्ड, ओनोमेटो? सुना है ये शब्द किसी ने? अगर सुना है तो भाई कंप्लीट करो आगे। एनीवन? नहीं सुना है तो ना बोलो यार, मेरे को तो आगे समझ में आएगा, मैं लिख दूँ फिर। ના સર, नहीं सुना है? नहीं अच्छा सुना ओके। है। तो ओनोमेटो, POEIA, ओनोमोटो पहिया, बोलने में ऐसा आता है, मतलब लिखने में ओनोमोटो पहिया आता है। इसको बोलने, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? इसका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन है ओनोमोटोपिया।
लिखने में पोइया आएगा, लेकिन इट इज ओनोमोटोपिया, ठीक है, MATO, ओनोमेटोपिया। एक बार ये सारे लोग यार चारों के चारों लोग एक बार रिपीट कर लो, मेरे को एक एक करके बताओ। चलो क्या नाम है, मैत्री बोलो, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया। हाँ ओके, नेक्स्ट। पिया। ओके नेक्स्ट। राधे आपकी बारी है। ઓનોમોટોપિયા. यस, ओनोमोटो नहीं, ओनोमेटो है। मोटो बोल से ઓનોમેટો. तो मोटो लगना ही जैसे, ओनोमेटोपिया। एंड द लास्ट द्विजा। पिया। ओके फाइन। तो ये ओनोमेटोपिया, दीज आर द, ये वर्ड है। अब ये वर्ड का मीनिंग क्या है देखते हैं। ये कौन सा, ये इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, फाइन। हमने कल अभी तक जितनी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी उनमें से कुछ आपको याद हो तो सिमिली, मेटाफर, एनाफोरा, दीज वर सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच दैट वी लर्नड इन द लास्ट पोएम। यहाँ पे एक शब्द हम सीख रहे हैं, एक नया फिगर ऑफ स्पीच है, वो ओनोमेटोपिया। एंड व्हाट डज ओनोमेटोपिया मींस? ओनोमेटोपिया का मतलब होता है आवाज, साउंड के जो वर्ड्स होते हैं, उन साउंड के वर्ड्स को हम ओनोमोटोपिया कहते हैं। यहाँ पे साउंड का एक वर्ड हमने सीखा रिसेंटली, और वो था पैटर। पैटर शब्द हमने जब सीखा, तो अब याद रखना कि पैटर शब्द ये नहीं, ये ओनोमेटोपिया के बारे में बात हो रही है। जब भी कोई ऐसा शब्द आए जो किसी आवाज को डिफाइन कर रहा हो, उन सारे शब्दों को हम ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ। द कार जूम पास्ट फ्रॉम वेयर वी वर स्टैंडिंग। तो द कार क्या कह रही, कार ने क्या किया, इट जूम पास्ट। जूम, तो ये जूम क्या है? जूम जैसा कोई शब्द नहीं है, इट्स अ जस्ट अ लेटर, इट्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द साउंड, ठीक है। फिर हम जैसे बोलते हैं व्हेन वी break open the glass, or we can say when the sorry, एक ग्लास है आपके हाथ में, ग्लास किसका? तो कांच का ग्लास है, तो कांच का ग्लास, तो it when the glass was fell from the hand, it crackled on the floor। it crackled on the floor, the crackling मतलब कि वो जो टूटने के बाद जो आवाज आता है, तो उसको क्रैकलिंग शब्द बोल सकते हैं। तो क्रैकल, ठीक है। फिर हम जैसे बोलते हैं द काऊ, काऊ क्या करती है? तो मियाओ करती है, तो काऊ मियाऊस। तो ये मियाऊ शब्द जो है, इट्स अ ओनोमेटोपिया। फिर एक और है, ऐसे ही कुछ भी किसी का भी आवाज निकाल लो, वो सारे के आवाज, क्वैक, द डक क्वैक्स। तो क्वैक इज ऑल्सो अ ओनोमेटोपिया। आई होप ये सारी चीजें आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे। तो जो शब्द यहाँ पे मैंने बताया है, दीज आर ऑल द लेटर्स और द वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ साउंड, एंड अ साउंड डिस्क्राइबिंग वर्ड कैन बी कॉल्ड एज अ फिगर ऑफ स्पीच नोन एज ओनोमेटोपिया। बोलो, किसी को कोई डाउट है ओनोमेटोपिया में? नो सर। नहीं। हो, ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो कभी आपने सुना हो तो क्या आपके दिमाग में आता है? तो उसके बारे में पूछ रहा था। कुछ काफियों ने तो सुना नहीं है, तो इसलिए हम उसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रहे। लेट अस गो एंड डायरेक्टली रीड द पोएम राइट नाउ। When the humid shadows hover all over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. What does this mean? यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको शायद पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस decode all those difficult words, try to find out the meaning of those words, and then we will understand ये क्या कहना चाह रहा है। तो बोलो यहाँ पे humid, humid का मीनिंग क्या होगा मैत्री? इमीडिएटली। મને અવાજ નહીં આવ્યો દે, એટલે પછી ચાલી ગઈ, બોલી એના પછી કઈ? इमीडिएटली ભેજ વાળું। हाँ, भेज वाड़ो, yes, something that has moisture in it. So humid is moisture containing. Fine. तो not a difficult word to understand. अगर नहीं पता था तो ये पता चल गया, साइंस में भी आ रखा है। तो humid का मतलब होता है जहाँ पे moisture होता है। Moisture shadow,
मतलब ह्यूमिड शेडोज, शेडो का मतलब क्या होता है? परछाई। तो यहाँ पे ह्यूमिड शेडो शब्द यूज किया गया है। ये दोनों मिलके ह्यूमिड शेडो को मिला के एक मीनिंग निकलेगा और वो मीनिंग है क्लाउड। ऐसे क्लाउड जिसके अंदर ह्यूमिडिटी है, यानी कि पानी से भरे हुए क्लाउड। ठीक है, चलो तो इधर तक आपको ह्यूमिड शैडोज का मीनिंग समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अभी मुझे कौन आएगा? हु इज द नेक्स्ट इन लाइन? निसर्ग, यस यू विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय होवर? Over. नो आइडिया। चलो एनीवन एल्स, किसी को पता है होवर का मीनिंग? Cover करूं? कवर ना, कवर નથી है। एनीवन हैव यू हर्ड द नेम ऑफ होवरक्राफ्ट? ऐसा शब्द सुना है, होवरक्राफ्ट? हाँ। नहीं सुना है। आयरन मैन नहीं देखी लगता है। आयरन मैन देखी होती तो पता चलता है, उसके पास होवरक्राफ्ट है। और देखी और नहीं सुना तो होवरक्राफ्ट का, तो एक बार अब फिर से आयरन मैन देखोगे तो तब ध्यान दीजिएगा। ये एज होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट का मतलब होता है समथिंग जो पानी के ऊपर भी चलता है और जो इसके ऊपर भी चल लेता है, रोड के ऊपर भी चल लेता है। अब बेसिकली होवर का मीनिंग क्या हुआ? तो होवर का मीनिंग होता है किसी के भी ऊपर चलना, किसी के ऊपर भी मंडराना। टू बी स्पेसिफिक, अगर हिंदी में बात करूं तो मंडराना। ठीक है, जैसे कि काले घने बादल हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। तो ये जो मंडरा रहे हैं शब्द का मीनिंग जो सबको समझ में आ रहा होगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब काले घने बादल जो ह्यूमिडिटी से भरे हुए हैं आपके सर पर मंडराते हैं। ये होवर का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और ये पहली लाइन का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे स्टारी स्फीयर का मीनिंग क्या है वो बताएगा कोई? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी मतलब स्टार से भरा हुआ, स्टारी स्फीयर्स। चलो मैं ही बता देता हूँ। स्टारी स्फीयर का मीनिंग यहाँ पे जो है वो स्काई है। और कैसा स्काई? जो रात वाला स्काई है, तो नाइट स्काई। हाउ डू आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट अ नाइट स्काई? इट्स फ्रॉम द वर्ड स्टारी। स्टारी का मतलब स्टार से भरा हुआ, और स्टारी स्फीयर, स्फीयर्स का यहाँ पे मतलब है वो पूरा, जो हमें स्काई पूरा स्फेरिकल शेप में दिखता है, उसके लिए हमने ये शब्द स्टारी स्फीयर यहाँ पे पोएट ने यूज किया गया है, पोएट ने यूज किया है। तो ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, यानी कि कौन मंडरा रहा है? तो काले घने बादल मंडरा रहे हैं। कहाँ मंडरा रहे हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, जो रात में जो चांदनी से, सॉरी, स्टार से भरी हुई जो आपका स्काई है, उस स्काई के ऊपर मंडरा रहे हैं। सो बेसिकली इट इज कवरिंग दी होल स्काई। धीरे धीरे जो आपको क्लियर स्काई दिख रहा था, अब वो स्काई खत्म होता जा रहा है और बादलों से बादलों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। नाउ तीसरे सेंटेंस में एक दूसरा वर्ड आ रहा है, मेलनकॉली। मेलनकॉली का मीनिंग होता है, have you heard anyone have you have heard the meaning melancholy word ever before? And does anyone know what does it mean? I'm sad. Sad, yes, very good, पता है, अच्छी बात है। I am very much impressed. melancholy, melancholy का मतलब होता है sadness। जब आप दुखी होते हो उसको melancholy शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला है and the melancholy darkness, तो उसके कारण जो घने बादल छाए हुए हैं एक सैडनेस लेके आ रहा है। और वो जो डार्कनेस हो रही है, मतलब वही बोल रहे, रात का टाइम है, घने बादल आ रहे हैं, तो जो डार्कनेस आ रही है वो डार्कनेस कैसी है? तो सैड डार्कनेस है। ठीक है, आगे हो जाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। सर, हाँ बोलो ना। આજે તમે વર્ડ બોલો ને મેલન, એ કેવી રીતે પ્રોનાઉન્સ કરવાનું? मेलन, MELAN, मेलन। और CH बोला है तो क बोलने का, क, मेलन कॉफी। કોલી. हाँ तो मेलन चौली नदी, मतलब क नहीं है। आई अंडरस्टैंड कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम होता है प्रोनाउंसिएशन में। CH का मतलब यहाँ पे च नहीं है, CH का मतलब क है। हाँ तो मेलन चौली नदी, मेलन कॉलेज है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड देन।
जेंटली विप्स, विप का मीनिंग किसी को पता है? चलो बता देता हूँ, विप का मीनिंग क्राई होता है, रोना, ठीक है। जेंटली विप्स रोता है, जेंटली मतलब एकदम शांति से, धीरे धीरे रो रहा है। इन रेनी टीयर्स, रेनी टीयर मतलब हम यहाँ रेन को टीयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक ऐसे टीयर जो यहाँ रेन, यहाँ पे रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, उसको हम टीयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो आकाश है, जो घना काला हो चुका है, वो भी रो रहा है। किस फॉर्म में रो रहा है? रेन के फॉर्म में। जो रेन नीचे आ रहा है उसको हम कह रहे हैं कि द स्काई इज क्राइंग। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब वो बोल रहा है ऐसे समय पे अगर आप कहीं अंदर सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग इन योर बेडरूम, वो बेडरूम में सो रहे हो, वो कैसे पता चल रहा है मुझे? वो पता चलने का कारण यहाँ पे आगे ही पता चलेगा आपको, नेक्स्ट ही लाइन में आपको दिख रहा होगा, एक शब्द लिखा हुआ है कॉटेज चैम्बर बेड। तो कॉटेज चैम्बर का मतलब ही होता है आपका बेडरूम। ओके, तो ये यहाँ पे आपको क्या बताने जा रहा है? ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो रेनी टीयर्स है और ये जो बारिश आ रही है, ऐसे समय पे इट्स अ ब्लिस। चलो ब्लिस का मीनिंग समझेंगे। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस। अब ऊपर मेलनकॉली शब्द था, यहाँ पे ब्लिस शब्द, दिस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो बोल रहा है ये जो डार्कनेस है वो सैडनेस ला रही है, पूरे हवा में सैडनेस भरी हुई है, लेकिन ऐसे समय पे अगर आप आपके बेडरूम में हो तो इट्स अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। मतलब कि वही प्रेस द पिलो मतलब सो जाना, कि सोते हुए लेट जाना, लेट जाना इज व्हाट इट मींस। तो आप लेटे हुए रहो, इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग टू स्लीप इन सच अ नाइट वेयर द rain is falling on the roof and you are just hearing to the patter of that rain falling on the roof. तो यही बोल रहा है कि what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. समझ में आ गया? ये 4 लाइन एक साथ मैंने समझा दी। कुछ यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, मैंने एक एक करके समझा दिया। देखो पिलो, प्रेस द पिलो मीन्स टू लाई, वही पिलो को दबाना। पिलो को दबाना मतलब क्या है? आपका सर जब पिलो के ऊपर जाएगा तो आप पिलो दब जाएगा, तो मतलब बेसिकली सर को पिलो के ऊपर रखने की बात कर रहा है वो। और वो बोल रहा है कि जब सर को आप पिलो के ऊपर रखोगे इट विल बी अ ब्लिस। ब्लिस मतलब इट यू विल फील वेरी हैप्पी। कहाँ पे रखना है ये सब कहाँ पे करना है? यू हैव टू स्लीप इन योर कॉटेज चेम्बर। तो वो आपके कॉटेज चेम्बर में सोने की बात कर रहा है। कॉटेज चेम्बर बेड का मतलब क्या होता है? कॉटेज मतलब घर, चेम्बर मतलब घर के अंदर कमरे। तो कि घर का जो कमरा है जहाँ पे बेड है, यानी कि जो बेडरूम है, उस बेडरूम में रखे हुए पिलो के ऊपर आप अपने सर को रखिए और लाई टू द एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। लाई मतलब सो जाना है, लेट जाना है। लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मीनिंग आपको बता दिया। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड मतलब आपके सर के ऊपर जो बारिश गिर रही है उसकी आवाज की पैटर्न को सुनिए। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए हो, और वर्ड समझ में आ गए हैं तो अब आप इसको डाइसेक्ट कर कर आप समझा सकते हो मुझे ये पहला स्टैंजा जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो आई वुड लाइक टू गिव गेट एन आंसर फ्रॉम योर साइड। तो यस मैत्री, टेल मी व्हाट डू यू थिंक दिस फर्स्ट स्टैंजा इज टेलिंग अस, एंड कैन यू डिस्क्राइब क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे? ફર્સ્ટ ટાઈમ છે એવું કહેવા માંગે છે કે જે ક્લાઉડ્સ છે ને એ આખા આકાશમાં ઘણા એટલે આકાશમાં ફેલાઈ ગયેલા છે ને આપણને જે સ્ટાર્સ દેખાતા હતા ને એ હવે ધીરે ધીરે છુપાવા લાગ્યા છે ओके फाइन। અને ડાર્કનેસ एक એટલે हिंदी या तो इंग्लिश, ये दो में शब्दों में बोलो, ये दो लैंग्वेज यूज करो, सो दैट वीडियो रहेगा तो वो वीडियो दूसरों को भी, मैं जो कोई हिंदी भाषी आएगा तो उसको भी मैं ये हिंदी दे सके वीडियो दे पाऊंगा, वरना वो गुजराती वाला वीडियो देख के भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। या तो आप हिंदी बोलोगे या तो आप इंग्लिश बोलोगे आज से, ठीक है? हाँ बोलो। હિન્દી સર हाँ तो इंग्लिश, यस इट्स फाइन, यू कैन टॉक इन इंग्लिश एज वेल। હિન્દી હિન્દી ચાલશે ओके फाइन, ट्राई करो हिंदी का। सर ये कहना चाह रहा है कि जो क्लाउड्स है ना वो पूरे आकाश में छा गए हैं और हमको जो स्टार्स दिख रहा था फुल ऑफ स्काई का वो अभी धीरे धीरे छुप रहा है
और पूरा और सब डार्कनेस हो गया है, और हाँ जो रेन के ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं ना, उसको उस रेन के ड्रॉप्स को जो नीचे गिर रहे हैं उसको हम क्राइंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो रो रहा है। ठीक है। बाद में वो ऐसा कह रहा है कि हम हमारे जो रूम है उसमें हम हमारे पिलो के ऊपर सो गए हैं, तो वो पिलो दब जाता है हमारे सर के वजह से। ओके फाइन। और वो ऐसा कह रहा है कि आप जब सो रहे हो तब आपके सर के ऊपर जो बारिश की बूंद गिर रही है उसकी आप आवाज सुनो। सर के ऊपर नहीं गिर रही है, सर के ऊपर जो छपरा है उसके ऊपर गिर रही है। इट इज फॉलिंग ऑन द रूफ दैट इज देयर ओवर योर हेड। ओके फाइन। सो शी इज ऑलमोस्ट करेक्ट, अराउंड 80 to 90% एकदम सही से बोला है। वो क्या कहना चाह रहा है ये 4 लाइन पहले बताएंगे। पहले 4 लाइन में डिस्क्राइब किया है कि बारिश आने की तैयारी है, वही बादल आ रहे हैं, घने बादल छाने के कारण आपकी स्टार वाली नाइट जो थी वो स्फीयर जो है मतलब जो स्काई है वो पूरा ढक चुका है, और हवा का वातावरण जो है आसपास में वो एकदम सैडनेस वाला हो चुका है। द स्काई इज वेरी सैड एंड द स्काई इज वेरी सैड एंड दैट्स व्हाई इट इज नाउ स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज द स्काई इज सैड एंड द वे इट इज क्राइंग, तो वो क्राई कर रहा है तो उसके आंसू नीचे गिर रहे हैं, और वो जो आंसू नीचे गिर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे रेन बोलते हैं धरतीवासी, तो हमने उसको रेन बोला है। वो बोल रहा है कि लेकिन भले स्काई सैड होगा, हमें मजा आ सकता है, हम हैप्पीनेस ले सकते हैं जस्ट बाय स्लीपिंग इन आवर बेडरूम and listening to the patter of the sound, patter of the soft rain that is falling on the roof. Okay, यहाँ तक समझ में आया फर्स्ट स्टैंजा? किसी को कोई शक है तो पूछिए, वरना मैं सेकंड स्टैंजा पे जाता हूँ अभी। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ओके। अब यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है, टिकल। एवरी टिकल ऑन द शिंगल्स। तो पहले टिकल का मीनिंग समझते हैं। बोलो, टिकल का मीनिंग पता है? तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। टिकल का मीनिंग होता है, अभी हमने पढ़ा उसी में से कोई एक शब्द है, पैटर। पैटर जो शब्द था वही उसकी का दूसरा सिनोनिम होता है टिकल। टिकल का मतलब भी होता है वो धीरे धीरे बारिश गिरती है, बारिश की बूंदों का जो आवाज आता है वो बूंदों की आवाज को टिकल कह सकते हैं। तो मेरे लिए क्वेश्चन है, मेरी तरफ से क्वेश्चन है, निसर्ग, यू विल गिव मी द आंसर। व्हिच काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज दिस? સર આપેલી हाँ। શું કહેવાય સર મને ખબર હતી खबर હતી तो સર यस, गिव मी द। ખાલી એક યાદ છે चलो, एनीवन एल्स? ઓનો ओनोपोपियोने। ओनोमेटोपिया। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये कौन बीजा बोली? सही है। यस। हाँ, तो ओनोमेटो लिखने के लिए पोइया, ओनोमेटोपिया। पिया। ठीक है, स्पेलिंग याद रखने के लिए पोइया बोल लेगा, क्योंकि POEIA है, तो पोइया बोलने, लिखने का पोइया, बोलने का पिया, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन है पिया। तो ओनोमेटोपिया, दैट इज द फिगर ऑफ स्पीच जो आज हमने पढ़ी, और यह वापस से एक और बार यहाँ पे आपके सामने आती हुई। इट इज दिस वर्ड टिंकल। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। तो मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? सॉरी यस। फॉर द डिस्टर्बेंस। यस सर। हाँ, कॉल आ गया था।
तो इसीलिए डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टिंकल का। तो टिंकल का मीनिंग क्या होता है? वही आवाज जो छोटी छोटी सी साउंड आती है बिकॉज ऑफ द रेन, दैट इज व्हाट यू कॉल एज टिंकल। लेकिन नेक्स्ट आ रहा है शिंगल्स। शिंगल्स क्या होते हैं? इसको शिंगल्स कहते हैं। ये रूफ के ऊपर जो लगा रखे हैं, आपने आसपास में पुराने घर जो देखे होंगे या स्लैंटिंग रूफ देखे होंगे, उन रूफ के ऊपर ये लगाए जाते हैं। ये जो टाइल्स जो लगाई गई है ऊपर, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज शिंगल्स है। तो ये टिंकल एंड शिंगल, ये दो शब्द समझ में आ गए। तो एवरी टिंकल ऑन शिंगल्स, अब पहली बार जब पढ़ा था एवरी टिंकल ऑन शिंगल्स, तभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। एवरी टिंकल मतलब हर जो ड्रॉप गिर रहा है रेन का शिंगल के ऊपर, मतलब कि रूफ के ऊपर, जो रूफ के ऊपर ये जो वुडन ब्लॉक्स रखे गए हैं, उस वुडन ब्लॉक्स या तो फिर मिट्टी के भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो मिट्टी के जो ब्लॉक्स रखे गए हैं उसके ऊपर जो टपक टपक कर पानी गिर रहा है, हैज एन एको इन दी हार्ट। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एको? एको का मतलब होता है साउंड का रिपीट होना। हाँ, तो एक बार वो रेन का ड्रॉप ऊपर गिरा शिंगल पे, आवाज आई, फिर वो आवाज कहीं पे एको हो रही है, वो आवाज फिर से रिपीट हो रही है। कहाँ पे रिपीट हो रही है? इन द हार्ट। तो जो उसका दिल है, जो पोएट का दिल है, उस पोएट के दिल में फिर से वो आवाज रिपीट हो रही है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फेंसिस इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और फिर बाद में बोलता है ये आवाज जैसे ही मेरे दिल के अंदर जाती है, मेरे को हजारों अलग अलग ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बोल रहा है एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज। ड्रीमी फैंसीज मतलब वही बेसिकली फैंसी ड्रीम, अजीब अजीब से ड्रीम, उसको बोलते हैं फैंसी ड्रीम्स, उसको आने चालू हो जाते हैं। तो अजीब अजीब से हजारों ड्रीम उसको चालू हो जाते हैं, आने स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ? और आगे एक शब्द लिखा हुआ है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो ये दिस इज अगेन अ पोएटिक डिवाइस बीइंग यूज्ड ओवर हियर, जहाँ पे आपके शब्द को उलट पुलट कर दिया है। मतलब ऐसा लिखना चाहिए था कि द ड्रीम्स स्टार्ट्स इन टू द बिजी बीइंग। बिजी बीइंग का मतलब होता है जो इंसान बिजी है, अ बिजी इंसान। ठीक है, तो एक बिजी इंसान के दिल में, मन में क्या स्टार्ट हो रहा है? ड्रीम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो सिंपल ऐसे लिख दिया होता तो क्या प्रॉब्लम था कि एक इंसान है, एक बिजी इंसान है जिसके दिल में ड्रीम स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो ऐसा ना लिखकर उल्टा लिखता है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ऐसा लिखने का कारण क्या है? अगेन इट्स अ पोएटिक डिवाइस। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द वर्ड फॉर फिगर ऑफ स्पीच, उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी मेरे दिमाग में, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब मेरे को नाम याद आएगा आई विल डेफिनेटली टेल यू, आई विल रिकॉल, रिमेंबर करवाऊंगा आपको वो नाम। अभी भी दिमाग से निकल गया मेरे वो वर्ड, बट जब भी याद रखिएगा ये भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पे आपको वर्ड जो होते हैं वो जम्बल्ड कर दिए होते हैं। आप बचपन में आपने कभी एग्जाम में लिखा होगा, वो जम्बल्ड वर्ड्स दिए होते हैं और सेंटेंस रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। तो यहाँ पे भी ये देखो जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे, आपको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है, लेकिन जम्बल्ड जहाँ पे भी किया होगा उसको आप कहेंगे इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, और नाम जब आएगा मैं तब आपको याद दिला दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फेंसेस इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो इनटू बिजी बीइंग मतलब वही जो बिजी इंसान है, यहाँ पे वो अपनी खुद की बात कर रहा है। वैसे मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न सुनकर मेरे दिमाग में हजारों नए ख्वाब आ रहे हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब पुरानी यादें। तो रिकलेक्शंस पुरानी यादें, तो हजारों पुरानी यादें ताजा हो रही है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो वीव का मतलब क्या होता है? हेलो, वीव का मीनिंग क्या होता है? वीव का मीनिंग तो पता होगा ना? સર ગૂંથવું શું છે? ગૂંથવું ગૂંથવું, अच्छा हाँ ગૂંથવું, મને हमें समझ में ફૂંકવું ફૂંકવું समझ नहीं। ओके यस, गूथवू इट इज अ करेक्ट आंसर। मतलब कि गुजराती में गूथवू कही शकाय। मतलब वही आपके पास दो थ्रेड है, तो दो थ्रेड को कैसे आप वीव करते हो, मतलब और उसे कपड़ा बनाते हो, तो उसी को वीव कहते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे ये जो 1000 रिकलेक्शन है, ये जो पुरानी यादें ताजा हो रही है, वो हजारों यादें एक दूसरे को वीव कर रही है। तो वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ मतलब इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है, सही मीनिंग होता है वेफ्ट। ये पुराना यूज है, इट्स एन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में वूफ कहा जाता था, आज हम उसको वेफ्ट बोलते हैं। और वेफ्ट क्या होता है? तो वेफ्ट इज नथिंग बट इट इज द थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। तो लूम मतलब वही जिसमें कपड़ा बनता है,
उस कपड़े के अंदर जो आप थ्रेड डालते हो उसी को हम वेफ्ट कहते हैं। तो वो जो आपने एक कपड़ा बनाने के लिए थ्रेड डाला उस थ्रेड को वेफ्ट कहते हैं। तो ये एयर थ्रेड्स में वीव कर रहा है अपने ख्यालों को, अपने पुराने यादों को। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैड एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो नए फैंसीज उसके दिमाग में स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद बोलता है कि मेरे को अलग अलग हजारों रिकलेक्शंस हो रहे हैं, पुरानी यादें ताजा हो रही है, और वो सारे पुरानी यादें एक दूसरे के अंदर वीव होती जा रही है, एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होती जा रही है। कब हो रही है ये सब? एज आई लिसन टू द बैटर ऑन द रेन ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो जब मैं ये रेन जो गिर रहा है उसके रूफ के ऊपर गिरती हुई आवाज को सुन रहा हूँ, तब ये सारी चीजें हो रही है। अब वो पुरानी याद में से कोई एक याद है जो स्पेसिफिकली उसे अच्छे से याद आ रही है, और वो है उसकी मम्मी की याद। तो वो बोल रहा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। तो अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ याद आ रही है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन। यहाँ पे अगॉन का मीनिंग क्या होता है? अगॉन का मीनिंग होता है पास्ट में, जैसा वो पहले करती थी। बोले कि जैसे मेरी मम्मी हुआ करती थी वैसी ही मम्मी मेरे सामने अभी याद आ रही है। तो इससे एक चीज पता चलती है, शायद उसकी मम्मी अभी नहीं जिंदा होगी, इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है कि जैसी मेरी मम्मी पास्ट में दिखती थी, बस वैसी ही मम्मी की शक्ल मेरे सामने अभी आ रही है, मेरी मेमोरी में आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड, यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब कौन? तो डार्लिंग ड्रीमर यानी कि वो अपनी खुद की बात कर रहा है। डार्लिंग, वो प्रेम से बुला रहा है अपने आप को, मतलब वो मम्मी का जो डार्लिंग है, मम्मी का डार्लिंग कौन है? तो ये पोएट है। तो वो डार्लिंग और ड्रीमर यानी कि जो सपने देखता है। तो मैं उस जमाने में जब वो सपने देखा करता था, रात के सपने देखता था, तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एर शी लेफ्ट, एर मतलब वहां पे, वो वहीं पे मेरे साथ रहती थी। कब तक? जब तक सुबह नहीं हो जाती। them till the dawn, तो सुबह तक वो मेरे साथ ही वहां पे सोती थी। दैट इज व्हाट ही इज रिकलेक्टिंग। तो वो याद कर रहा है अपनी मम्मी को, और मम्मी की याद आ रही है, मम्मी की शक्ल सामने आ रही है, और फिर उसे याद आ रही है कि कैसे मेरी मम्मी मुझे सुलाया करती थी और मेरे ड्रीम्स के साथ, और मेरे साथ पूरे दिन भर, पूरी रात भर मेरे साथ रहती थी सुबह तक। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अभी वो याद कर रहा है अपनी मम्मी को कि हाँ वापस से वही वही वही, मतलब और यादें कर रहा है, और याद आ रही मम्मी की। तो और कौन कौन सी चीजों के बारे में याद कर रहा है? तो उनका जो लुक, उनकी शक्ल पे जो लुक था, वो लुक को याद कर रहा है कि ओ आई फील हर फॉन्ड। फॉन्ड मतलब क्या? जो उसे पसंद है। तो उसे पसंद है वैसा लुक उसकी मम्मी की वो शक्ल पे जो था, वो उसे याद आ रहा है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, ये जो एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन का मतलब होता है जैसे मैं ये आवाज सुन रहा हूँ। कौन सी आवाज? विच इज बीइंग प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये जो आवाज जो ऊपर चल रही है, उस आवाज को सुनते सुनते मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। एंड स्टार्ट हुआ था एक सैड नोट पे कि भाई आकाश सैड है, फिर अपनी खुद की वो हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा था कि आप हैप्पी हो सकते हो बाय बीइंग लिसनिंग टू बाय स्लीपिंग इन द बेडरूम। फिर धीरे धीरे टोन चेंज होता है, वो मेमोरी लेन में चला जाता है, वो अपने यादों को ताज़ा कर रहा होता है, यादों में घूमते घूमते वो अपनी मम्मी की यादों में पहुंच जाता है, और वहां पे मम्मी की याद कर कर मम्मी को याद कर कर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, और यहाँ पे पोएम खत्म होती है। तो सर डू वी लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट? तो नो, देयर इज नथिंग टू बी लर्नड आउट ऑफ इट। इट इज ओनली जस्ट अ pure human emotions that are being expressed by the poet when he experiences the rain when he is in a bedroom. બોલો ક્યાં કહેરા છે? સર ડોન એટલે ડોન એટલે સવાર. ડોન એટલે સવાર. સવાર જસ્ટ સવારની પહેલાનો ટાઈમ જે હોય ને એને ડોન કહેવાય. ડોન અને ડસ્ક એવું બે વસ્તુ હોય. ડસ્ક इज दैट टाइम जब सूर्य अस्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है, लेकिन स्टिल देर इज नो कंप्लीट डार्कनेस। सनसेट के बाद भी थोड़ी सी सन की रेज आपको दिखाई देती है, आपको लाइट रहती है, तो वो डस्क वाला पार्ट हुआ। और डॉन मतलब सुबह का टाइम, सन राइज होता है उससे थोड़ा पहले
आपको लाइट पहले से दिख जाती है, तो वो जो लाइट दिखती है दैट इज द टाइम, सनराइज से पहले वाली जो लाइट होती है उसको डॉन का टाइम कहते हैं। ओके फाइन, बोलो कोई डाउट है? नहीं है। हाँ ओके, ये पोएम में समझ में आया सबको कि किसी को कोई शक कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो सर। ओके तो No, चलो sir. आगे बढ़े इसको। ओके तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन Sir. आंसर्स के बाद हम एक बार इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच भी लिख लेंगे। तो आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच भी लिखते जाना है, या फिर मैं एक काम करूंगा, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ हो सके तो इस फिगर ऑफ स्पीच के लिए, क्योंकि हर एक में फिगर ऑफ स्पीच लिखना जरूरी है। यू नीड टू नो कि हर एक पोएम में कहाँ कहाँ पे figure आ रही है, बिकॉज फिगर ऑफ स्पीच के 2 मार्क्स है, और आपने अगर फिगर ऑफ स्पीच सही ढंग से नहीं की तो 2 मार्क्स आप खो दोगे। और why to waste such precious 2 mark when it is easier to gain। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। Sir. आंसर द्विजा पहला। यस बोलो क्या हो गया? મને શું કહેવાય સેકન્ડ સ્ટેન્જા થોડું આમ શોર્ટમાં સમજાઈ દો ને। શું કહે છે? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको। तो जैसे जैसे बारिश गिरती है हर एक बारिश का आवाज मेरे हार्ट के अंदर भी गूंजता है, और उसके बाद मुझे हजारों सपने आ रहे हैं अलग अलग, फिर वो सपनों से बाद में पहुंच जाता है हजारों यादों पे। तो बोल रहे कि 1000 रिकलेक्शंस, तो हजारों सपने हैं, हजारों रिकलेक्शंस है, यानी हजारों यादें भी ताजा हो रही है, और ये सारी यादें एक दूसरे के साथ वीव होकर आपके दिमाग में उसके दिमाग में जा रही है। तो वीव हो रही है मतलब एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो रही है। कभी मेरे में ये पुरानी वो यादें ताजा हो गई, कभी मेरे को वो ड्रीम याद आ गया, कभी मेरे को ये याद आ गई। तो वो यादें और ड्रीम्स एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होती जा रही है उसके दिमाग में। दैट इज व्हाट इज द सेकंड स्टैंजा इज टेलिंग अस। और ये कब हो रहा है? ये जब वो आवाज सुन रहा है तभी। तो वो आवाज उसके दिल में गूंजती है और ये वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो the second stanza is telling us about what is he experiencing when he is hearing to the patter of the sound. Fine, आगे पढ़ू? Yes. Okay Dvija, so Dvija, tell me the first answer. What do the following phrases what do the following phrases mean? ह्यूमिड शेडोज। तो ह्यूमिड शेडोज का मीनिंग मैंने वैसे तो बता दिया है, आप बता सकते हो ह्यूमिड शेडोज क्या होंगे यहाँ पे? शेडो और ह्यूमिड ये दोनों का मीनिंग समझ लो, आंसर मिल जाएगा। ક્લાઉડ્સ, હ્યુમિડ એટલે ભેજવાળા, શેડોઝ એટલે ક્લાઉડ્સ, ફૂલ પાણીવાળા। हाँ तो शेडोज है मतलब वो ब्लैक कलर के होंगे इसीलिए, ठीक है। तो ब्लैक कलर के शेडो का मतलब काला कलर बताया गया है, ह्यूमिड मतलब पानी वाले क्लाउड्स। तो ब्लैक कलर्ड क्लाउड्स कंटेनिंग और कंटेनिंग द रेन्स, दैट इज व्हाट दिस मीनिंग इज। ओके चलो नेक्स्ट राधे, तुम बताओ स्टारी स्फीयर का क्या मीनिंग हो सकता है? સ્ટારી સ્ફિયર એટલે નાઇટ, સ્ટાર વાળી નાઇટ। यस, स्टारों से भरी हुई रात, ठीक है, परफेक्टली करेक्ट, नथिंग फैंसी अबाउट दिस क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। लेकिन अब आता है व्हाट अ ब्लिस। ब्लिस का मीनिंग मैंने बताया था, तो ये राधे नहीं, राधे के बाद कौन है? निसर, निसर यू विल टेल मी द आंसर। हैप्पीनेस। यस, हैप्पीनेस, करेक्ट। तो व्हाट अ ब्लिस, इट्स अ व्हाट अ हैप्पीनेस इट इज, करेक्ट। चलो आगे बढ़ो। अभी नेक्स्ट मैत्री, 1000 dreamy fancies into busy being start। સર એટલે છે ને હજારો સપના આવા લાગે છે ત્યારે બિઝી હોય છે। જ્યારે બીઝી હોય છે એમ નહીં, એ પોતાને એમ બીઝી કહે છે। અહીંયા બીઝી બીંગ એટલે કોણ? બીઝી બીંગ એટલે પોતે માણસ, ધ પર્સન હુ ઇઝ, હા તો પર્સન જે એમ નોર્મલી બીઝી છે, તો નોર્મल બીઝी पर्सन के दिमाग में हजारों ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाउ वुड वी राइट इन इंग्लिश? व्हाट वुड वी से? वी वुड से दैट this the sentence means that the people who are busy starts having thousands of dreams। the person who are busy starts having, or the यहाँ पे poet बोलेंगे, the poet who is busy, who is normally busy, starts having thousands of dream in his head। person or the poet who is busy over here, normally who is busy
today he is having thousands of dream in his mind, in his heart, whatever you can say. Chalo, next Dvija, question number 5. 1,000 recollections weave the air threads into woof. એને હજારો રિકલેક્શન યાદ આવે છે સપના रिकलेक्शन का मतलब ही क्या होता है? यादें, યાદ. ठीक है. हाँ, तो मेमोरीज. યસ, એને Yes, તો હજારો મેમરીઝ યાદ આવે છે જે પાછી યાદ કરે છે, મતલબ વ્યૂ કરે છે એને. અને એર થ્રેડ્સ ઇનટુ વૂફ એટલે એટલે એ જ અહીંયા જો શબ્દ મે બી સાઉન્ડ્સ ઇટ યુ મે the words may seem difficult, you may not able to understand. Just understand, એમ સમજો કે આ જે ડ્રીમ્સ છે it's like a thread. ठीक है, यहाँ पे एयर थ्रेड जो बोला है ना, एयर थ्रेड को समझो कि वो आपके ड्रीम्स है या फिर आपके 1000 रिकलेक्शन, यानी कि जो मेमोरीज है, उस मेमोरीज को, एक मेमोरी को दूसरे मेमोरी यानी एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के साथ जोड़ा जा रहा है और एक दूसरे के साथ जुड़कर हजारों ड्रीम्स बन रहे हैं. ठीक है, तो पुराने रिकलेक्शंस आ रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज. सो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? इट मींस दैट द ओल्ड मेमोरीज आर getting recollected or the old memories are being remembered and are intermingled with each other. Intermingled शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उसका मीनिंग intermingle. Intermingle का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ जाना. तो इंटरमिंगल या तो वीव शब्द भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे बोल रखा है वही शब्द को यूज कर लो. एंड आर बीइंग वोवन, वीव का V3 फॉर्म होता है वोवन. एंड आर वोवन इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ ड्रीम. आई एम रिपीटिंग, क्या हो रहा है? जो मेमोरीज है उस मेमोरीज को रिकलेक्ट किया जा रहा है, याद किया जा रहा है और उसको एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है, वीव किया जा रहा है टू फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स. बोलो द्विजा, समझ में आया क्या बोला मैंने? द्विजा? यस सर, समझ में आ गया. ओके ओके, चलो नेक्स्ट. कहाँ गए? कौन है भाई? राधे. What does the poet like to do when it rains? पोएट क्या करने, उसको क्या मजा आता है जब बारिश आती है? तो उसको क्या करने में मजा आता है? अरे रे रे रे, बड़ा सिंपल आंसर इसका. तो अपने को भी वही मजा आता है बारिश आती है तो, अदर देन चाय पकौड़ा खाने के अलावा यही करने का मजा आता है. सो जा, सो जाओ शांति से. और क्या बोला तो था ऊपर? ब्लिस, हैप्पीनेस बोला तो. टू प्रेस द पिलो इन अ कॉटेज चैम्बर बेड. याद आ रहा हो? ये ऐसे कोई लाइन लिखी थी. ठीक है, तो સર એમાં आंसर એવું થોડી લખેલું હતું કે પોએટ ને બહુ ગમે છે આવું કરવાનું. अच्छा, तो ब्लिस शब्द का मीनिंग क्या बताया बेटा? हैप्पी. तो फिर what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. It is a bliss, it is a happiness. I feel very happy to press the pillow in my cottage chamber bed. तो मेरे को मजा आता है, उसको मजा आ रहा है वहां पे. ठीक है, तो the poet likes to just lay down in his bedroom when the when the rain is falling on the roof. Okay, next question to Nisar. What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? किसकी यादें उसको એને સર મધર ની યાદ તાજા કરે છે, તાજા થાય છે. જેમ કે એની મધર એને સાથે આખા રાત સુઈ જતી. यस, ओके फाइन. तो किसकी सबसे मेजर मेमोरी याद आई? तो सबसे ज्यादा द मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड, द पोएट्स माइंड, इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर who is sleeping beside him when he is dreaming. जब वो ड्रीम कर रहा है तभी उसके पास में सो रही है, उसके साथ में ही है रात में. और who are the darling dreamers he is referred to? ये डार्लिंग ड्रीमर कौन है? अपनी मदर थोड़ी है. ये डार्लिंग ड्रीमर्स कौन होंगे? उनके बच्चे. હા સર સંભળાતું નહીં, લેક થાય છે અવાજ. अच्छा, પાછું બોલો.
તો ડાર્લિંગ ડ્રીમર એટલે કોણ? તો ડાર્લિંગ એ મધરના જે ડાર્લિંગ્સ હોય, મધરના ડાર્લિંગ્સ who would be the mother darling of the mother? The darling of the mother will be the children of the mother. तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन, जो उसके बच्चे हैं, जो मम्मी के बच्चे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मम्मी के बच्चे कौन है? पोएट। पोएट खुद। और ड्रीमर्स शब्द यूज किया गया है, सिर्फ ड्रीमर नहीं लिखा है, ड्रीमर्स एस भी लिखा हुआ है पीछे। तो इट मे बी दैट उसके अलावा भी उसके कुछ भाई बहन भी होंगे, पोएट के कुछ भाई बहन दूसरे होंगे जो रात को सो रहे हैं, उनके साथ में मम्मी सो रही है, जो उनके साथ दे रही है उनके सपनों में। तो कह सकते हो कि who are these darling dreamers? The darling dreamers over here are the poet himself and also his And siblings. ब्रदर। Siblings मतलब कि उनके भाई। ओके, थैंक यू। ओके ओके, ओके, चलो चौथा क्वेश्चन कौन है? मैत्री, you will give me the answer. Is the poet now a child? Is his mother still alive? No, the poet is not a child and his mother is not still alive. ओके, करेक्ट, हो गया, खत्म।